और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के एक सबवे स्टेशन पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें कम से कम 13 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के इस वाकये की तहकीकात जारी है। मकामी मीडिया के मुताबिक स्टेशन पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई। वाकये की इत्तला मिलने पर न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट एहलकार वहां पहुंचे तो उन्हें वहां गोली लगने की वजह से जख्मी होने वाले अफराद मिले। मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से बताया है कि वहां से कई डिवाइसेस मिली हैं, जिनमें धमाका खेज मवाद भी शामिल है। मुश्तबा हमलावर की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल हलाकतों की कोई इत्तला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 रोज कबल हुए फिरकावाराना तशद्दुद और अक़लियती तबके के लोगों के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई को लेकर भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की क़यादत में उलमाए दीन के वफ्द ने मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की और इन्हें मेमोरेंडम पेश किया। शहर काजी के जरिए खरगोन में हुए तशद्दुद की जांच कराने और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। उलमा के वफ्द ने डीजीपी से शरपसंद अनासिर के खिलाफ जहां कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, वहीं उन्होंने बेगुनाह लोगों के घर मुनद्दिम किए जाने पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। वाज़ेह है कि खरगोन में हुए तशद्दुद को लेकर पुलिस के जरिए अब तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शहर काजी का दावा है कि अब तक खौफ के सबब 100 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर खरगोन से जा चुके हैं। आए थे कि जो खरगोन के अंदर जो मसला हुआ है, इस सिलसिले में हमने उनसे जांच की जाए इसकी, और हमने ये कहा कि हमारा सूबा जो है हमारा से हमेशा से अमन शांति का ये टापू रहा है। यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो लोग इसका माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उसको सख्त कार्रवाई की जाए और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा दी जाए, बेगुनाहों को नहीं मुलव्वस किया जाए। उन्होंने इस बात हमारी सुनी और हमने पूरा आश्वासन दिलाया है कि बेगुनाहों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो गलत होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। मकानात किसी के भी तोड़े जाएं, मकानात का तोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी शख्स को अगर आपको पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं, अगर कोई मुजरिम है तो उसको पकड़ा जाए, लेकिन किसी का मकान तोड़ देना और मकान तोड़कर पूरे घर वालों को, बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम लोगों को उसकी सज़ा दी जाए जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये जुल्म है। इस जुल्म को ये जुल्म जो है अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हुए फिरकावाराना तशद्दुद और शरपसंदों के खिलाफ की गई पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। भोपाल मंत्रालय में मुनक़िदा आला सतही मीटिंग में वज़ीर आला ने जहां शरपसंद अनासिर के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की हिदायत दी, वहीं उन्होंने आइंदा दिनों में होने वाले त्योहार हनुमान जयंती और ईद को लेकर चौकसी और बढ़ाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों के साथ पुलिस के आला हुक्काम को अमन के टापू मध्य प्रदेश में शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। हमारा प्रदेश शांति का टापू है, वो बनाए रखा जाएगा। आप लोग सब अपने प्रभारी जिले में निरंतर चर्चा करें। आगे हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, वो शांति संपन्न हो। उसके बाद ईद और बाकी त्योहार है, वो भी निर्विघ्न आनंद संपन्न हो, हमारी ड्यूटी है। लेकिन अपने अपने प्रभारी जिले में चर्चा करके कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे, गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़े जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नॉनवेज तनाज़े को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने मुल्क में नफरत के माहौल और इस्लामोफोबिया को लेकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने जेएनयू तशद्दुद मामले में लेफ्ट विंग की तंजीमों की तायद का ऐलान किया और इस बात को लेकर सवाल उठाए कि खाने पीने के मामले पर भी अब तशद्दुद हो रहा है। पुलिस की जानिब से तलबा को कैंपस के बाहर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से तलबा ने कैंपस के अंदर ही एहतजाजी मुजाहरा किया। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मौके का जायजा लिया। जेएनयू में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से एबीवीपी और आयसा के 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई थी, उसको लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र यहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आयसा के कार्यकर्ताओं को जेएनयू में निशाना बनाया गया था, उसके के खिलाफ वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और इस्लामोफोबिया के नारे लग रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है जामिया मिलिया इस्लामिया
कैंपस के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का जो गेट नंबर 8 है वहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि कल जिस तरीके से जेएनयू के अंदर जिस तरीके से गोश्त खाने को लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर के एक टकराव सामने आया था, बहुत सारे छात्र छात्राओं को चोट लगी थी। उसकी जांच भले ही दिल्ली पुलिस कर रही हो, लेकिन जामिया में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि जिस तरीके से ये सब सारी चीजें हुई हैं उसमें अभी तक एबीवीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि आयशा की तरफ से कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई थी। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमारी यही मांग है कि ये जो हो रहा है इसको रोका जाए। एक कम्युनिटी को लेकर हमला किया जा रहा है, उनको तरीके से सताया जा रहा है और ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? हमें अपने देश में लेने की आजादी नहीं है, हमें अपने देश में कुछ करने की आजादी नहीं है। हमें रमजान भी नहीं हमारे सही से मनाई नहीं जा रहा है, हमें इबादत करने नहीं दी जा रही है। मस्जिदों के बाहर इतनी देर से डेग बजा रहा है आरएसएस, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं होती है। यहाँ हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस बाहर खड़ी होती है हमेशा, लेकिन वहाँ उनका पुलिस साथ देती है और बहुत ज्यादा, और कोई खिलाफ उनके कोई कुछ कार्रवाई नहीं। कल जो हमारे देश में हो रहा है, जहाँ पे सेंट्स खुद को कहते हैं भगवाधारी हैं वो, और वो हिंदू कल्चर को, बहुत सनातन धर्म का प्रोपोगेट करना चाहते हैं, वो रोड पे आके इतनी घृणित बातें करते हैं, मुस्लिम वुमेन के खिलाफ गलत अपशब्द यूज करते हैं या फिर फोर्सफुली अपनी बातों को मनवाने की बात करते हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं थी। हम हिंदू मुस्लिम आज तक साथ साथ रहते आए, हमें आज तक नहीं पता चला। मैं इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक हिंदू होकर रह रहा हूं और आज तक मुझे फील नहीं हुआ कि यहाँ पे मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। लेकिन इस देश में जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हो रहा है वो बहुत अंदर से दुख करता है। ऐसा लगता है कि माँ ने जिसको जो सिखाया वो किसी ने कुछ सीखा नहीं, बस एक अंधा पर्दा डाल के और सब बड़ी बड़ी बातों को छुपाने के लिए ये एक बहुत ही धीरे धीरे जो जहर घोला जा रहा है, ये हमें खुद धीरे धीरे ही खाएगा। देश जिस ओर धकेला जा रहा है, यही हमारी मांग है। किस प्रकार से अब देखिए, राम के नाम की राजनीति हो रही है। हाँ, उन राम के नाम की, ये राम की व्याख्या तक नहीं कर सकते। इन्हें पता ही नहीं है कि राम कौन थे, क्या थे। राम के आदर्शों पे ये नहीं चल सकते, इसलिए राम की राजनीति कर रहे हैं। ये खाने पर रोक लगा रहे हैं कि कौन क्या खाएगा। आप कौन होते हैं या कोई भी कौन होता है, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। मांग है कि कोई तय नहीं करेगा कोई क्या खाएगा। रामनवमी हो, दशहरा हो, देखिए ये हमारा और आपका या किसी का भी हुक्मरानों किसी का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते। पूजा करना मेरा व्यक्तिगत धर्म है, मैं व्यक्तिगत, लेकिन जब वो सार्वजनिक होगा और उसके नाम पर जो राजनीति होगी, हम उसके खिलाफ। मुल्क में एक तरफ जहां बाज शरपसंद अनासिर मनाफरत फैलाने और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज का बाशऊर तबका आपसी मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम यकजहती में मजीद मिठास घोलने का काम कर रहा है। एक ऐसा ही खुशाइन कदम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उठाया गया, जहां रामनवमी का जश्न मनाते वक्त लाउड स्पीकर के जरिए से यह ऐलान किया गया कि जब हम मस्जिद के पास से गुजरेंगे उस वक्त डीजे को बंद कर दिया जाएगा। स्पीकर के जरिए यह ऐलान किया गया। 2 मिनट की बात है, हमें एक दूसरे के अकायद और नजरियात का एहतराम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपसी भाईचारे का यह वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। मस्जिदीचा पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे। मस्जिदीचा पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे। काही प्रॉब्लेम नाही। सगळ्यांच्या भावना आपल्याला एकत्र असलेली सर्व धर्म सर्व रामनवमी आहे, त्याच्यामुळे आपण मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर डीजे चालू करणार आहे। जय श्रीराम। थोड्या 2 मिनिटांसाठी डीजे बंद राहणार आहे। मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे। मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर आपला डीजे चालू राहणार आहे। काही प्रॉब्लेम नाही। सगळ्यांच्या भावना आपल्याला एकत्र असलेली सर्व धर्म सर्व रामनवमी आहे, त्याच्यामुळे आपण मस्जिदीच्या पुढे गेल्यावर डीजे चालू करणार आहे। जय श्रीराम। 45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद झारखंड के देवघर रुपये हादसे में फंसे लोगों को निकाल लिया गया है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया है और मामले की जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। इस मामले में आइंदा 26 अप्रैल को अदालत में समाअत होगी। झारखंड में रुपये में फंसे लोगों को निकालने का ऑपरेशन 45 घंटे बाद खत्म हो गया, लेकिन इस दरमियान 3 अफराद को नहीं बचाया जा सका। एक की मौत तो 10 अप्रैल को हादसे के दौरान ही हो गई थी और 2 की मौत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान
ऊंचाई से नीचे गिरने की सबब हुई। जनता बहुत सहयोग दी, हम लोग जितना होते उतना सिविल जनता का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा। और कहीं भी कोई भी ऑपरेशन होता है हम लोग तभी एग्जाम दे जाते हैं जब हमको सिविल जनता सपोर्ट करती है। हमारे साथ उन्होंने रात दिन अच्छी मेहनत की है। हमें दुख है कि 2 बंदे का एक्सीडेंट हो गया। इस बात का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और इसमें यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा ये जो रोप था इसका अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था होना चाहिए था। आईटीबीपी का कहना है कि यह मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था क्योंकि हजारों मीटर की ऊंचाई पर लोग हवा में अटके हुए थे। इनके पास पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। ट्रॉलियों में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए खाना और पानी पहुंचाया जा रहा था, लेकिन फंसे हुए सभी लोगों की सांसें अटकी हुई थी। हर ऑपरेशन जो भी एक इमरजेंसी इस तरह की आती है वो अपने एक चैलेंजेस और उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो हर सिचुएशन एक सी नहीं होती है। बट हमारी जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है ऑपरेशनल, वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपने हिसाब से उसको तैयार रखते हैं और हम लोग फुल्ली इक्विप्ड हैं। एनडीआरएफ और बाकी लोग भी जो आईटीबीपी के हमारे साथी लोग आए और इंडियन आर्मी के थे और एयरफोर्स, सभी ने बहुत प्रोफेशनली सब ने कंट्रीब्यूट किया। बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम इसके कह सकते हैं। दूसरी जानब वजीर सयाहत हफीजुल अंसारी का कहना था कि एक मुश्किल काम था, लेकिन सबकी मुश्तरका कोशिशों से ये ऑपरेशन पाए तकमील को पहुंचा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाकी सभी लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इतवार की शाम 4 बजे त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे की ट्रालियां आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में तकरीबन निस्फ दर्जन ट्रालियां हवा में अटक गई थीं, जिनमें कमोबेश 50 अफराद सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसकी मुखालिफत में हाल ही में तलबा ने एहतजाज किया था और ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की मांग की थी। अब इस मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया जल्द ही फैसला लेने वाली है। इंतजामिया का कहना है कि कई तलबा अभी भी ऑनलाइन तालीम की हिमायत में है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी को मरहलावार खोलने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। हमारे जो डीन्स और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, रजिस्ट्रार और दूसरे लोग, उनकी एक मीटिंग आज होगी और उसमें भी ये इशू जो है वो डिस्कस होगा। हमने पहले भी कहा है कि हम फेज़ मैनर में यूनिवर्सिटी को खोलेंगे और चूंकि एक बड़ी संख्या में जो छात्र हैं जो चाहते हैं कि ऑनलाइन ही क्लासेस अभी चलती रहें, तो इसलिए देखना ये कि कैसे जो है इसका बैलेंस कर सकते हैं। अचानक से खुलने में इशू कई हैं, उन सारे इशू को जो है डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में और जो भी उसके डेवलपमेंट होंगे उसको हम आपको शेयर करेंगे। अभी तो जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा जिस तरह से है, और किस तरह से और आगे खोलना है इसको हमको फेस, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, तो बीच में हम अगर खोलते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है सब इंतजामात रहने चाहिए। वो बहुत से इश्यूज हैं जो उन सबको जो है इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। नीट और जेईई के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए अकोला के चौधरी कोचिंग क्लास ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है, जिसमें 75 तलबा और तालिबात को 2 साल तक मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मुल्क में राइट टू एजुकेशन के तहत हर किसी के लिए तालीम के हुसूल को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है। ताहम आज भी ऐसे बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्हें मुनासिब मौके नहीं मिले, जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनाने से कासिर हैं। ताहम अकोला के चौधरी निजी क्लासेस ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर ऐसे ही तलबा को मेयारी दर्जा की कोचिंग मुफ्त में फराहम करने का फैसला किया है। सुपर 75 एग्जाम का लेवल 2 था। ये एग्जाम का लेवल 1 6 मार्च को ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 10,000 स्टूडेंट ऑलमोस्ट अपेयर हुए थे, जिसका 25% यानी 2,500 स्टूडेंट हमने आज लेवल 2 में बिठाए। इसमें से टॉप 75 स्टूडेंट हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें 50 बच्चे मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे और 25 स्टूडेंट 5 अलग अलग कैटेगरी से लिए जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक 75 तलबा और तालिबात को 2 साल तक नीट और जेईई के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिसमें खुदकुशी करने वाले किसानों के बच्चे, शहीद जवान के बच्चे और कोरोना के सबब अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों को तरजीह दी जाएगी।
इसके लिए बाकायदा तौर पर 10,000 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिनमें से 75 तलबा को मौका दिया जाएगा। 75 मतलब ऐसी एग्ज़ाम थे कि जो बच्चे पीछे हैं पर उनमें बहुत एबिलिटी है, ये उनको उभर के लाने के लिए ये 75 एग्ज़ाम है। पर अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरे घर का बहुत मतलब क्राइसिस वगैरह थे, तो जब से मतलब मैंने न्यूज़ में देखा कि सुपर 25 एग्जामिनेशन ले रहे हैं, मैंने न्यूज़ पढ़ी, फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। My financial background is not good to be a part of this education, but because of this institution and this activity of super 75 students, I am getting a very golden opportunity to be part of this class and to be part of this education system. दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में पहला नंबर हासिल करने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए कीमत का लैपटॉप भी दिया जाएगा, जबकि बकिया 74 बच्चों को एजुकेशनल टैब दिया जाएगा। इस मंसूबे को लेकर जिला कलेक्टर नमा अरोरा उम्मीद जाहिर की है कि दीगर प्राइवेट तालीमी इदारे भी गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मेयारी और आला तालीम फराहम करने के लिए आगे आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। बीजेपी एमएलए प्रशांत बम ने नांदेड़ के दौरे के मौके पर महाराष्ट्र के काबीनी वजीर और नांदेड़ इंचार्ज वजीर अशोक चौहान पर महकमे तामीरात की वजारत संभालते हुए बड़े पैमाने पर बदनामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वजारत तामीरात के वजीर अशोक चौहान ने सड़कों की तामीर और दीगर तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर बदनामी की है। महकमे तामीरात के अफसरान के साथ मिलीभगत करके बोगस काम किया गया और हुकूमत का करोड़ों रुपयों का फंड हड़प लिया गया। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। माह रमजान ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने का महीना है। बेंगलुरु के समाजी कारकुन मोहम्मद यासीन बेग इफ्तार के मौके पर गरीबों और जरूरतमंदों में खाना तकसीम कर रहे हैं। शहर के 2 बड़े अस्पताल बोरिंग और गोशा अस्पताल के बाहर शाम 5 बजे मोहम्मद यासीन बेग अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। रमजान में हर दिन अस्पताल में काम करने वाले अमले और राहगीरों में खाने के डिब्बे तकसीम करते हैं। पिछले 3 सालों से मोहम्मद यासीन बेग की यह खिदमत जारी है। अहम बात यह कि हिंदू मुस्लिम की तफरीक किए बगैर हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया जाता है। खाने के साथ पानी की बोतलें भी तकसीम की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यह कि हमारा तीसरा साल है। 2020 से शुरू किए थे, जब कोरोना का ये था उस वक्त से शुरू किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह यह कि तीसरा साल है। ये बोरिंग में और गोशा में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में 500 लोग का खाना हम लोग पहुँचाते आ रहे हैं। मुंब्रा की समाजी तंजीम पीस चैरिटेबल ट्रस्ट इंसानी खिदमत का बेहतरीन नमूना पेश कर रही है। ट्रस्ट की जानिब से रमज़ान मुबारक में रोज़ाना 500 अफराद के लिए सहरी के इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रस्ट ने कोरोना वबा के दौरान भी इंसानी खिदमत का बीड़ा उठाया था। मेरा जो पीस चैरिटेबल है उससे मेरा नहीं, मेरी टीम, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। उनका जो 3 साल की कारगुजारी है हमारी, वो लोगों की खिदमत करने की है, सहरी के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 साल से बहुत ही अच्छा रिस्पांस है कि पूरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर सैयद मोइन को पार्टी ने महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। मजलिस के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने सैयद मोइन की तकर्री का ऐलान किया है। मजलिस का रियासती जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर नांदेड़ में उनके राब्ते दफ्तर पर उनके हामियों ने खुशी का इजहार किया, इनकी गुलपोशी की और इन्हें पार्टी में एक मरतबा फिर से एक अहम जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की। सैयद मोइन ने मजलिस को रियासत में एक नई पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। साबिक में वो पार्टी के रियासती सदर भी रह चुके हैं। दरमियान में कुछ इख्तलाफात की वजह से उन्होंने पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। बाद में फिर से वो मजलिस में शामिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दिया है, तो उसी ज़िमन में आज ये जो खुशी का माहौल है नांदेड़ में, तो तमाम की तरफ से मुबारकबाद है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का, कि आपने मुझे पोस्ट देकर महाराष्ट्र में फिर से काम करने की एक पहल करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पार्टी, अपनी जमात का काम भी करूँगा और तहे दिल से हमारे कायदीन का शुक्रिया।
और अब आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है क्रिप्टो की समझ में, और मैं आपके साथ रंजना रावत। आज हम बात करेंगे डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की। आपको बता दें कि डेफी की टोटल वैल्यू बढ़कर अब $231 बिलियन हो गई है। 2 दिसंबर 2021 को डेफी की टोटल वैल्यू $256 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। लीडो, एंकर जैसे डेफी एप्लीकेशंस ने भी बढ़त के साथ नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन हासिल कर ली। अब जानिए कि डेफी है क्या। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पब्लिक ब्लॉकचेन स्पेस पर कई एप्लीकेशंस और कई प्रोजेक्ट्स के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। डेफी को आमतौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर निर्मित फाइनेंशियल एप्लीकेशन के तौर पर देखा जाता है। अब जानिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। ये ऑटोमेटेड रूप से लागू करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए बिचौलियों की जरूरत नहीं होती है, और कोई भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो इसको एक्सेस कर सकता है। डेफी में क्या शामिल है? डेफी में डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें इजी लेंडिंग, उधार लेने या फाइनेंशियल टूल्स की ट्रेडिंग के लिए एक्सेस राइट्स की जरूरत नहीं होती है। आज ज्यादातर डेफी एप्लीकेशंस एंथेरियम नेटवर्क का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। मार्केट शेयर के हिसाब से 54.31% के साथ एंथेरियम, 13.15% के साथ टेरा और 5.77% के साथ बिनेंस डेफी के टॉप ब्लॉकचेन्स हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।